हेलो देयर माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन लेक्चर नंबर 8 प्रॉब्लम सेट नंबर 6 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमॉलन। मेरा गोल वही है जो आपका है और वो है जेईई नीट। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको क्रैक करवाना आपसे, ठीक है? तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो go ahead and hit that subscribe button ताकि आपसे कुछ भी अपडेट्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स मिस ना हो। ऑलराइट, तो ये लेक्चर जो है इस सीरीज का लास्ट लेक्चर रहेगा। हमने आज तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर ली हैं डायमेंशनल एनालिसिस पर। ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम जो पहले पूछी जा चुकी है ऑन डायमेंशनल एनालिसिस ऑन नीट एंड जेईई हम लोग कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं, ठीक है? तो चलो हम लोग चलते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर 1 के ऊपर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। हाउएवर, प्रॉब्लम नंबर 2 जो हम लोग करेंगे, उस प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर हम एक्चुअली 3 प्रॉब्लम्स करेंगे और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 1। एंड ये वाली प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है पहले एग्जाम्स के अंदर। मैंने लैंग्वेज को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा टू फिट माय स्टाइल, लेकिन डिस्पाइट दैट प्रॉब्लम्स रिमेन्स द सेम। तो डिस्टेंस दैट अ रेडियो वेव कैन ट्रेवल डिपेंड्स ऑन द मास डेंसिटी रो। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ऐसा सा, ओके, एस, ऑलराइट, दैट्स प्रीटी बैड। ये है ग्रीक सिंबल रो, ठीक है? एंड रो को हम लोग टिपिकली यूज करते हैं डेंसिटी के लिए अलॉन्ग विथ सिग्मा। ये होता है सिग्मा, लोअर केस सिग्मा और लोअर केस रो। इनको हम लोग टिपिकली यूज करेंगे डेंसिटी के लिए, रो को यूज करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी के लिए एंड सिग्मा को यूज करते हैं सरफेस डेंसिटी के लिए, ठीक है? तो हमें बोला गया है कि डिस्टेंस, यहां पर लिख देते हैं डी, that a radio wave can travel depends on the mass density of the fog. So I guess कि जो radio wave है, it's traveling through the fog. It also depends on the intensity I of the light emanating from the source and frequency f of the radio wave. So I क्या है? ये है intensity of the light and f है frequency. हमें बोला गया है determine the values of the exponents a, b and c. तो हमें क्या दिया गया है? हमें दी गई है एक proportionality. कैसी है वो प्रोपोर्शनैलिटी? डिस्टेंस d traveled by the light wave or the radio wave, it depends on the density, mass density of the fog to the power a, intensity of the light to the power b and inversely proportional to frequency to the power c, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैसे ही टैकल करेंगे जैसे हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स इन द पास्ट टैकल की हैं। हमने वहां पर क्या किया है? हमने क्या किया है कि हम ये जो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटा करके क्या डालते हैं? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग डालते हैं वो होता है एक डायमेंशनलेस एंड देयरफॉर अ यूनिटलेस कांस्टेंट। ऑलराइट, फिर आएगा रो टू द पावर ए, आई टू द पावर बी एंड फ्रीक्वेंसी एफ टू द पावर सी। तो अब क्या है, हम लोग क्या करेंगे? ये जो रो, आई, एफ, इनकी हम लोग या तो लिख सकते हैं ऐसा यूनिट्स या फिर हम लिख सकते हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले। तो चलो ऐसा करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले से पहले करते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये है डायमेंशनल एनालिसिस का। एंड आई विल ऑल्सो शो यू कि हम इसको ऐसा यूनिट्स को यूज करके कैसे बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन लेक्चर्स के अंदर आई नो अभी तक हमने एक डीप डाइव नहीं ली है फिजिक्स के अंदर, लेकिन वी विल गेट देयर एंड आई एम गोइंग टू शो यू स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज दे विल टेक यू ओनली सो फार अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आई एम गोइंग टू गो इनटू डीप ऑफ दीज थिंग्स to provide you with the resource to get deep understanding, to develop a deep understanding. जब आपके पास वो आ जाएगी तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। You just have to have the right kind of mindset और वो टाइम के साथ साथ डेवलप होता है।
और वो डेवलप होगा जितनी प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर होगा. ड आई मीन कॉमन सेंस, राइट? श्योर. के क्या है? ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस d. राइट हैंड साइड पे k हमने बोल दिया डायमेंशनलेस है. नेक्स्ट हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रो टू द पावर a टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर i टू द पावर b डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर f टू द पावर c. अब जो d है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. ये हो जाएगा m0 l1 t0. ये जस्ट डिस्टेंस है. एंड राइट साइड के ऊपर हाउ अबाउट, अब हम इन पावर को बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, पावर्स आ गई ब्रैकेट्स के बाहर. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें ये जो मास डेंसिटी दी गई है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए इंटेंसिटी I का. हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए फ्रीक्वेंसी F का. तो चलो उनको लिखते हैं एंड देन विल कम बैक टू दिस इक्वेशन. ठीक है, अभी जो रो मास डेंसिटी है वो है रो. ये क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अभी अगर ये एक बॉक्स होता तो बॉक्स का वॉल्यूम होगा L क्यूब्ड. अदरवाइज वॉल्यूम किसी भी चीज का होगा उसमें कितनी लेंथ की जो डायमेंशंस होगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे. लेंथ, हाइट एंड विड्थ, लेंथ, हाइट एंड डेप्थ, लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ, जो भी आप बोलना चाहिए, पर लेकिन आप तीन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम लोग SI यूनिट्स की बात करें तो SI यूनिट्स ऑफ मास डेंसिटी होगी किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर्स क्यूब. ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, वो क्या हो जाएगी? ऊपर क्या है? m, नीचे वॉल्यूम का क्या आएगा? L टू द पावर 3. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मैंने यहां पर अभी t नहीं लिखा है, बट दैट इज इम्प्लाइड, दैट इज अंडरस्टूड. तो ये बनेगा हमारे पास m1 L माइनस 3 t0. तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? मास डेंसिटी का. नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला है इंटेंसिटी का. तो चलो देखते हैं इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या देता है. इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी नहीं मालूम अभी? दैट्स ऑलराइट. इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया. ठीक है, और पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. ये हो गई पावर टाइम्स ये वाला 1/, एरिया. ठीक है, तो अभी हम यूनिट्स देखें या फिर डायमेंशंस देखें I की, तो वो क्या बनेंगी? जो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया. अभी जो वर्क होता है, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखा है कि वर्क और एनर्जी, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है और हम इसको पहले भी बहुत बार देख चुके हैं. ये है m1 L2 t-2. मुझे एक बात बताओ, ये ग्रीन कलर कैसा है? ये कुछ क्या ज्यादा ही ब्राइट है या फिर मेरी आंखों को ऐसा लग रहा है? लेट मी नो. नीचे आओ. डिवाइडेड बाय टाइम. आई एम नॉट राइटिंग हियर m0 एंड L0, इम्प्लाइड है. ठीक है, जस्ट टू मेक माई लाइफ इजी, नो अदर रीजन. उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया. अगेन एरिया इज लाइक लेंथ टाइम्स हाइट. तो ये हो जाएगा L². अब इन सबको कर दो कंबाइन. ऊपर रहा m1, L2 ऊपर भी था, L2 नीचे भी था. देख रहे हो, ये हो गया आपस में कैंसल आउट. फिर क्या बचा? t⁻2 अपस्टेयर्स, और जो t नीचे है, नीचे वाला t ऊपर जाके हो जाएगा -1. तो आपको देगा L0 टाइम्स t⁻3. तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी I. उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी F, वो तो आई मीन दैट कुडंट बी एनी इजियर. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/, टाइम पीरियड. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा 1/t का डायमेंशनल फॉर्मूला. तो ये क्या हो गया? t⁻1. ये हमें क्या देगा? m0 L0 t⁻1.
ये क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी f। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें तो चाहिए एक्चुअली 1/f का। तो 1/f क्या हो जाएगा, t। तो अगर f है 1/t लाइक ओवर हियर, तो 1/f क्या हो जाएगा, t। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, दैट्स ऑल। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1/f इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर t। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1/f क्या हो जाएगा, t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 l0 t1। फिर हमने इसको क्या करना है, वी वांट टू रेज दिस टू पावर c, तो इसको कर दो रेज टू द पावर c। फिर क्या करो, ये हो जाएगा m0 l0 t टू द पावर c। तो एक काम और भी करते हैं, हमने यहां पर i निकाला है, राइट। जो हमारे को इक्वेशन है उसके अंदर i की पावर क्या है, b। ये देखो यहां पर i की पावर है b और रो की पावर है a। तो हाउ अबाउट यहां पर जहां हमने रो निकाला है इसको कर देते हैं रेज टू द पावर a। जब हम इसको करेंगे रेज टू द पावर a, ये हमें क्या देगा, m a l टू द पावर -3a एंड t टू द पावर 0। एंड सिमिलरली हमें निकालना है i टू द पावर b, तो ये हमें क्या दे देगा, m टू द पावर b l टू द पावर 0 t टू द पावर -3b। तो ये आ गए हमारे पास रो i एंड किसका, f, और 1/f टू बी प्रिसाइज, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो जी, तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, वो थी डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, रो टू द पावर a i टू द पावर b डिवाइडेड बाय f टू द पावर c, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले। हमने निकाल लिया है कि रो का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, ये क्या है, ये हो जाएगा m टू द पावर a l टू द पावर -3a t टू द पावर 0। ठीक है, उसके बाद i का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, i का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m टू द पावर b l टू द पावर 0 t टू द पावर -3b। फिर है 1/fc, इसको क्योंकि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो टू द पावर a i टू द पावर b टाइम्स 1/f टू द पावर c। और ये 1/f क्या होता है, ये होता है t, सो दिस इज बेसिकली t टू द पावर c। तो लास्ट वाला हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा m0 l0 tc। करो अब इन सबको कंबाइन, क्या मिलेगा, m टू द पावर a प्लस b l टू द पावर -3a एंड t की पावर हो जाएगी -3b प्लस c। आर यू विद मी सो फॉर, ऑलराइट। तो अब हमें यहां से निकालना क्या है, हमें यहां से a b और c की वैल्यूज निकालनी है, ये हमारा गोल था। लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m0 l1 t0। तो अब तक क्या करते आए हो, यू इक्वेट सिमिलर और लाइक फैक्टर्स ऑन ईच साइड। तो ये जो m टू द पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो जाएगी इक्वल टू m टू द पावर a प्लस b ऑन द राइट हैंड साइड। Likewise, l to the power 1 on the left hand side is equal to l to the power -3a on the right hand side. T to the power 0 on the left hand side equals t to the power -3b plus c on the right hand side. तो हमें यहाँ से a, b, c सबको निकालना है, right? तो सबसे पहले what do you think, हमें क्या करना चाहिए, किसको करने से ये, I mean there is more than one way to do it, you know that. The way I will do is I will go with L first. क्यों, क्योंकि सिंपल है। Why सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है a, जबकि आप अगर m वाली इक्वेशन को देखो इसके अंदर a एंड b हैं, t वाली इक्वेशन को देखोगे तो इसके अंदर b एंड c हैं। तो स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग फर्स्ट, वहां से स्टार्ट करोगे तो यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन योर सोल्यूशन। जितनी आप ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड तरह से सोल्यूशन करोगे, जितना आप मुश्किल तरीके से सोल्यूशन करोगे, जितने सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, उतने ज़्यादा होंगे आपके चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर देयर इज अ चांस टू मेक मिस्टेक।
तो fewer the number of steps, fewer the chances of making a mistake. तो चलो, with that in mind, ये L to the power 1 equals L to the power minus 3a है, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, minus 3a equals 1. In other words, a equals negative 1/3. ठीक है, और चलो इसको ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं. इक्वेशन 1 हमारे को क्या देगी, 0 equals a plus b. That implies b equals negative of a. और a क्या था, -1/3. तो नेगेटिव ऑफ -1/3 क्या हो जाएगा, +1/3. तो b क्या है, +1/3. लास्ट ये देगी 0 equals -3b plus c. तो यहां से क्या आ जाएगा, 3b equals c. हमें c निकालना है क्योंकि b हमें ऑलरेडी पता चल चुका है. 3 times 1/3, तो c क्या है, 1. तो हमारे पास क्या आया, a equals negative 1/3, b equals 1/3 and c is equal to 1. ठीक है, तो चलो इसको डालते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर. तो हमारी इक्वेशन क्या थी, d is proportional to rho to the power a, I to the power b and f to the power c at the bottom. तो हमें पता है अब रो क्या है, -1/3 इसकी पावर है, फिर I की पावर क्या है, +1/3, नीचे है f to the power 1. तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं as d is proportional to what, I to the power 1/3, रो को नीचे ले आओ, पावर 1/3 और f की पावर है 1. इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये why I'm showing you all these things, क्योंकि really वो लोग आंसर्स को डिफरेंट वेज के अंदर लिख सकते हैं टेस्ट के अंदर. और 1/f क्या होता है, टाइम पीरियड t. देखा, तो क्या ये सही है, हमारे पास आंसर तो आ गया, हमारे पास आंसर है a, b और c की वैल्यूज, लेकिन क्या ये मैंने सही निकाली है, हाउ डू आई नो, हाउ डू आई वेरीफाई दिस. व्हाट आई विल डू इज, उसको वेरीफाई करने के लिए I'm going to put in SI units. Put SI units into this equation. तो लेफ्ट साइड के ऊपर है D. D की SI यूनिट्स क्या होंगी, मीटर्स. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये I, चलो इसको ब्लू बनाते हैं. I होता है पावर पर यूनिट एरिया, पावर होती है वॉट्स पर यूनिट एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसकी पावर क्या है, 1/3. नीचे है रो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग चलो ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, रो जो है इसकी SI यूनिट्स होंगी मास, किलोग्राम्स, मीटर क्यूब, और इसकी जो पावर हो जाएगी 1/3. लास्ट है यहां पर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की SI यूनिट्स क्या है, जस्ट सेकेंड्स. ठीक है, तो देखो अब यहां पर आपस में क्या कुछ कटता है, लेट्स सी. उससे पहले दो वॉट, वॉट क्या होगा, 1 watt equals 1 joule per second. क्यों, क्योंकि पावर क्या होती है, वर्क टन पर यूनिट टाइम, और वर्क की SI यूनिट है जूल. तो पावर क्या है, इसकी SI यूनिट है वॉट्स. पावर इज इक्वल टू वर्क टन पर यूनिट टाइम, वर्क की SI यूनिट जूल्स, टाइम की SI यूनिट सेकेंड्स. ठीक है, अब ये जूल्स जो होता है ये क्या होता है, 1 joule equals 1 joule of work is done when 1 Newton force displaces an object through 1 meter in the direction of the force applied. ठीक है, divided by seconds. अब ये न्यूटन क्या होता है, न्यूटन है किसका SI यूनिट, फोर्स का. ये होता है किलोग्राम्स टाइम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों, क्योंकि फोर्स होती है मास, किलोग्राम्स टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया न्यूटन. उसके बाद है ये वाला मीटर एंड डिवाइडेड बाय है सेकेंड. ये हमें क्या देगा, काफी लंबा चौड़ा बन रहा है क्या, यस हो रहा है, ये हो गया. तो ये क्या है हमारे पास है, ये है 1 watt. ये watt इज इक्वल टू किलोग्राम्स टाइम्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब्ड. ठीक है,
तो अभी मैंने यहाँ पर क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, आई शो इट टू यू, थोड़ी पेशेंस रखो, थोड़ी पेशेंस, ज्यादा नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन के अंदर वाट की बजाय आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग व्हिच इज किलोग्राम्स टाइम्स मीटर स्क्वायर पर क्यूब सेकेंड। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन थी मीटर इक्वल्स वाट, वाट की बजाय है, देखो वाट ने वाट लगा दी, ऐसा लग रहा है, स्क्वायर सेकेंड क्यूब डिवाइडेड बाय किससे, डिवाइडेड बाय ये वाला जो मीटर स्क्वायर है। फिर इस सब की पावर हो जाएगी 1/3। कौन से वाला 1/3, ये वाला 1/3, ये वाला 1/3 ये है। ठीक है भैया, नीचे नीचे क्या आएगा अभी, नीचे वाला तो यही वाली चीज आएगी, ये जो मैंने यहां पर लिख रखी है, किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, इसकी पावर है 1/3, थर्ड कितना बुरा लिखा गया है 3 टाइम्स सेकेंड, ये वाला सेकेंड। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले तो ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो किलोग्राम है इसकी पावर क्या है 1/3, ठीक है। और नीचे देखो यहां पर भी किलोग्राम है, इसकी पावर क्या है 1/3, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देख रहे हो। सो किलोग्राम ने किलोग्राम को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ऊपर, लेट मी यूज दिस व्हाइट कलर, ये जो सेकंड क्यूब है ये नीचे है, तो ये है 1/2 क्यूब्ड, इसकी पावर क्या है ये वाली 1/3 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, अब जो नीचे है हमारे पास ये है मीटर क्यूब, ये नीचे है, ठीक है, तो 1/मीटर क्यूब्ड, इसकी पावर क्या है ये वाली 1/3 टाइम्स ये वाला सेकंड। आई मैं डिफरेंट कलर्स यहां पे यूज कर रही हूं, मैं आई एम सर्कलिंग दीज थिंग्स जस्ट सो आप इसको ट्रैक कर सके, आप इसको फॉलो अलोंग कर सकें। आर यू फॉलोइंग अलोंग, साथ साथ ये चीजें समझ में आ रही हैं, जो भी आ रही है नहीं आ रही है, लेट मी नो, दैट्स द ओनली वे आई एम गोइंग टू फाइंड आउट। इक्वल, अब क्या होगा, अब ये ऐसा है कि ये जो है ये क्या दे देगी आपको, जस्ट 1/सेकेंड्स, नीचे ये हमारे को क्या देगी 1/मीटर टाइम्स ये वाला सेकंड, ये वाला सेकंड। तो अब क्या हो रहा है कि ये सेकंड इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, बचा 1 डिवाइडेड बाय 1/m, एंड व्हाट डज दिस इक्वल, दिस इक्वल्स m। तो देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था m, ये सब हमने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड पे क्या आया m, तो दैट मीन्स मैंने जो a b और c की वैल्यूज निकाली हैं वो सही हैं। मैंने जितने भी रिसोर्सेज को रिव्यू किया है उनको देख करके ऐसा लगता है कि जो जेई स्पेशली ये वाली प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी बहुत ही फेवरेट प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ही लट्टू हैं इन प्रॉब्लम्स के ऊपर। ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर प्लैंक्स लेंथ, प्लैंक्स टाइम या फिर प्लैंक्स मास के ऊपर एक प्रॉब्लम पूछी ही जाती है। अभी वो लोग ये आपके लिए ये टर्म्स नहीं यूज करेंगे, वो आपको इसको प्लैंक्स लेंथ नहीं बोलेंगे, वो उसको प्लैंक्स मास नहीं बोलेंगे और प्लैंक्स टाइम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज टेक्निकली कॉल्ड एज, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। तो होता क्या है कि नॉर्मली हमें मालूम है कि जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मैकेनिक्स के अंदर वो है मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन होता क्या है कि वो आपको बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ऐसा मानो कि स्पीड ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये क्या है, ये है आपके फंडामेंटल कांस्टेंट इन प्लेस ऑफ ml एंड t। तो ऐसा करो, ये मास, ये लेंथ और टाइम, इन तीनों को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ c, h एंड g, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो c है स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l1 t-1, ठीक है ना। और जो होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1
L2 T-1 और G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है M-1 L3 T-2। तो हमें बोला गया है क्या करो, ये जो M, L एंड T है इनको अब लिखो ऐसे इन टर्म्स ऑफ किसके, C, H एंड G के। ठीक है, तो जस्ट प्रॉब्लम को अदला बदली कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप हो रही हैं यहाँ पे डायमेंशंस, लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। कैसे करोगे, हर बार इन प्रॉब्लम्स को एक ही तरह से स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी, आपको फ्लुएंसी आएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो पहले करते हैं हम किसके लिए सॉल्व, एम के लिए। मास एम किसके प्रोपोर्शनल है, सी, एच एंड जी के। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी पावर्स हैं ए, बी एंड सी। तो हमेशा हम इन पावर्स को क्या रखेंगे, ए, बी एंड सी। ठीक है, हम इवन क्या बोलेंगे, ये जो लेंथ एल है ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, सी, एच एंड जी के, ए, बी एंड सी। ये जो टाइम टी है ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, सी, एच एंड जी के, ए, बी एंड सी। हाउएवर ये जो तीन है ये तीन सेपरेट केसेस हैं। ये इस पहले केस के अंदर जो ए, बी, सी की वैल्यू आएगी इन जनरल इट्स नॉट इक्वल टू ए, बी एंड सी इन केस बी, और जो थर्ड केस के अंदर ए और बी और सी की वैल्यू आएगी दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू ए, बी एंड सी इन द फर्स्ट एंड द सेकंड। मतलब ये ए, बी, सी हर तीनों केसेस के अंदर इन जनरल अलग अलग होंगे। अब उनमें से कुछ सेम हो सकते हैं, मे बी सो, विल फाइंड आउट। ओके, कैसे करें, चलो पहले करते हैं मास को सॉल्व। तो एज ऑलवेज निकालो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डाल दो कांस्टेंट के, सी की पावर ए, एच की पावर पी, जी की पावर सी। इसको ऐसा यूनिट से करोगे या फिर इसको करोगे यूजिंग डायमेंशंस, आपकी मर्जी है। आई शो यू बोथ वेज। तो हम क्या करते हैं, चलो डालते हैं डायमेंशंस। तो लेफ्ट हैंड साइड M1 L0 T0 पावर 1 है, K है डायमेंशनलेस, C स्पीड ऑफ लाइट M0 L1 T-1 पावर है A, H होता है M1 L2 T-1 पावर है इसकी B, G M क्या है 1 है, -1 है, आई मीन L है 3, for G M is -1, L is 3, T is -2। इसकी यहाँ पर पावर है C। तो अब क्या करो, चलो डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं। पहला वाला ये क्या दे देगा आपको, M0 LA T-A। नेक्स्ट ये देगा हमारे को MB L2B T-B। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बनेगा m to the power -c L to the power 3c T to the power -2c। नेक्स्ट क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, जो भी करोगे अब वो तो हम लोग अब तक 100 बार कर चुके हैं एंड आपको अब तक आ जाना चाहिए वो, होपफुली। ये जो सारे के सारे m's हैं इनको आपस में कर दो ऐड या फिर मल्टीप्लाई, इन अदर वर्ड्स m's को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स ऐड हो रही हैं। m to the power b minus c, what is next, L to the power a plus 2b plus 3c। लास्ट क्या है, t की पावर -a, t की पावर -b, t की पावर -2c। डाल दो ब्रैकेट्स। लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर क्या है, M1 L0 T0 जो हम लोग करते आए हैं। m to the power 1 equals m to the power b minus c। Next, L to the power 0 equals L to the power a plus 2b plus 3c। Last, t to the power 0 equals t to the power -a -b -2c। तो ये तीन इक्वेशंस हमें क्या देंगी, इक्वेशन नंबर 1 दे देगी हमारे को क्या, 1 equals b minus c। इक्वेशन 2 ये हमें क्या दे देगी, ये देगी 0 equals a plus, okay, it's not just b here but it is 2b plus 3c।
और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमें क्या देगी, 0 इक्वल्स माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। अब हमें ए बी सी तीनों की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो देखो जो इक्वेशन नंबर, हाउ अबाउट आई कॉल दिस एज ए, दिस एज बी एंड दिस एज सी। जो इक्वेशन ए है वो है बी और सी की टर्म्स में, वाइल इक्वेशन बी और सी इनमें तीनों के तीनों हैं, ए बी और सी। लेकिन देखो यहां पर अगर आई ऐड बी एंड सी, जब हम इक्वेशन बी और सी को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 प्लस 0 इज 0, राइट हैंड साइड पे ए और माइनस ए हो गए कैंसल आउट, फिर क्या बचा, 2b माइनस बी इज बी एंड 3c माइनस 2c इज सी। तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन डी। तो इक्वेशन ए हमारे को क्या देती है, चलो लेफ्ट एंड राइट को स्वैप कर दो, मिलेगी b माइनस सी इक्वल्स 1 एंड इक्वेशन डी आपको देगी b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, गो अहेड एंड ऐड दीज टू इक्वेशंस। तो c's हो गए आपस में कैंसिल आउट, आपके पास बचा 2b इज इक्वल टू 1 विच विल गिव यू b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अगर आपके पास ये आ गया, b की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन डी को यूज करो, वहां से क्या आएगा, c इज इक्वल टू माइनस बी, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, a। तो a को निकालने के लिए ठीक है ऐसा करते हैं, लेट्स पिक इक्वेशन c जो बोलती है a b एंड 2c। ओके, इक्वेशन c है a b 2c और यहाँ पे सारे थे नेगेटिव्स, तो मुझे नेगेटिव्स भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशन दी गई है तो आप क्या कर सकते हो, उस इक्वेशन के अंदर हर टर्म का जो साइन है उसको स्विच कर दो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पूछो क्यों ऐसे लिख सकते हैं, वो इसलिए कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आई कैन मल्टीप्लाई इट बाय -1 और आई कुड हैव डिवाइडेड इट बाय -1। इन दोनों में से मैं कुछ भी करूं रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, ऑलराइट। अगर नहीं समझ में आया अभी तो सोचो, जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज को टीचर बोले और आपको इंस्टेंटेनियसली समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। कई बार हम लोग चीज को देखते हैं, कुछ कुछ समझ में आती है, कुछ कुछ ऊपर से निकल जाती है, हमें उस पर ऊपर टाइम स्पेंड करना होता है, हमें उसके बारे में सोचना होता है, काफी सोच विचार करने के बाद चीजें समझ में आती हैं। अभी क्या है कि आप हायर लेवल क्लासेस में जा रहे हैं, चीजें मुश्किल होंगी, उनको समझने में टाइम भी लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे जो हाथ में हो रही है खुजली, व्हाट डू यू थिंक, मुझे पैसे आएंगे कहीं से? मतलब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट अपोज टू दैट आइडिया, बट व्हाट डू यू थिंक? ऐसा बोलते हैं, आप लोगों ने भी ऐसा सुना है? ऑफ कोर्स सुपरस्टिशन है, इट मीन्स नथिंग, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस एंड आई एम डेफिनेटली नॉट सपोर्टिंग और एनकरेजिंग सुपरस्टिशन। बैक टू आवर प्रॉब्लम, हम थे इक्वेशन सी में और हम लोग निकालेंगे यहां से a की वैल्यू। तो a क्या आएगा, a आ जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस बी माइनस 2c। b क्या था, 1/2, c क्या है, -1/2। ठीक है भैया, तो ये दे देगा यहां पर 1, तो a हो गया 1/2। तो अब हमारे पास a और b दोनों आए हैं 1/2 और जो c है -1/2। तो हमने निकाला क्या है, हमने निकाला है यहां पर, लेट्स गो बैक हियर, मास निकाला है। ये देखिए, ये मास की इक्वेशन लिखी थी ना हमने, यहां पर हमने कहा था मास क्या है, आओ भैया नीचे, मास जो है k टाइम्स c टू द पावर a h टू द पावर b एंड g टू द पावर c। ठीक है, ठीक है भैया। तो ऐसा है, इट टर्न्स आउट कि जो k है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर चलो लिखते हैं, c की पावर है 1/2, h की पावर है 1/2 और जो g है उसकी पावर हो जाएगी 1/2 नीचे आकर के। तो ये हमें क्या देगा, ch डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स g अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं c टाइम्स h बार। ये h बार क्या होता है, ये होता है h डिवाइडेड बाय 2 पाई।
just like easier way of writing. It makes things easier. ये हो गया m, c times h bar divided by g under the square root. इसको बोलते हैं Planck's mass. इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2.18 times 10 to the power negative 18 kilograms. So I should make it about equal to. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? Planck's स्केल्स जो होते हैं वहां पर क्वांटम इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो let's not get into physical significance of this. And really speaking, as such इसका कोई ये नहीं कि इस वैल्यू के ऊपर जाकर के ये चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं Planck's mass. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो Planck's लेंथ. Planck's लेंथ को कैसा निकाला जाए? इसको हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हमने Planck's मास किया है. लेंथ की प्रोपोर्शनैलिटी है सी एच जी, पावर्स लिख दो ए बी एंड सी. निकाल दो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को और इंट्रोड्यूस कर दो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, विच इज डायमेंशनलेस. के टाइम्स सी टू द पावर ए, एच टू द पावर बी, जी टू द पावर सी. अब क्या होगा जब आप लोग लिखोगे यहां पर डायमेंशंस, तो सी एच और जी की डायमेंशंस वही रहेंगी जो पहले थी और पावर्स भी मैंने वही यूज किया. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? m0 l1 t0. लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो सेम रहेगी जो पहले थी, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम लिखी है. ऑल्दो अब ए बी और सी की जो वैल्यूज आएंगी वो इन जनरल डिफरेंट हो सकती हैं, दोज इन केस ऑफ जब मैंने निकाला Planck's मास. ठीक है. तो ये देगी हमारे को m टू द पावर b माइनस सी, l टू द पावर a प्लस 2b प्लस 3c एंड t की पावर है माइनस a माइनस b, ओके, माइनस a माइनस b माइनस 3c. ये हो गया माइनस 2c. तो जैसे हमने पहले किया था सेम वे, m टू द पावर 0 on the left hand side equals m to the power b minus c on the right hand side. L to the power 1 on the left hand side equals L to the power a plus 2b plus 3c on the right hand side. T to the power 0 on the left equals t to the power minus a minus b minus 2c on the right hand side. तो जैसे हमने पहले किया था अब आएगा हमारे पास b minus c equals 0, a plus 2b plus 3c equals 1, माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इक्वल 0. तो अब क्या करेंगे? ये जो लास्ट दो इक्वेशंस हैं इनको कर दो आपस में ऐड. अब व्हाई एम आई चूजिंग टू ऐड दीज टू इक्वेशंस? क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एज हो जाएंगी कैंसिल. हमारे पास आएगी एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली विद दिस फर्स्ट इक्वेशन जो कि है बी और सी की टर्म्स में ही. तो होपफुली इतना मैथ आपको ऑलरेडी आता है. तो हमारे पास आया b माइनस सी इक्वल 0 एंड b प्लस सी इक्वल्स 1. तो इनको करो आपस में ऐड, आपको मिलेगा 2b इज इक्वल टू 1 एंड b इक्वल्स 1/2. और ये जो पहली इक्वेशन है ये आपको दे दे कि b इज ऑल्सो इक्वल टू c. तो c भी क्या हो गया? 1/2. ठीक है. अब हमें निकालना है a. तो ये जो लास्ट इक्वेशन है अगर इसको ही यूज कर लें तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2c. अब b क्या है? माइनस 1/2 और c, सॉरी, b है 1/2 और c भी है 1/2. तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस 1/2 माइनस 1, ये दे देगा माइनस 3/2. तो a आ गया माइनस 3/2. ठीक है. तो लेंथ क्या हो गई हमारे पास? k टाइम्स c टू द पावर a, h टू द पावर b, g टू द पावर c. k को रख दो k. वेल टर्न्स आउट k भी क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टाइम्स c की पावर है a मतलब माइनस 3/2, h की पावर 1/2, g की पावर 1/2. इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? h g डिवाइडेड बाय c क्यूब 2 पाई ऑल ऑफ दिस अंडर द स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सोचो. ठीक है. इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अगर नहीं, इफ यू डोंट सी इट राइट अवे, लिख सकते हैं. यू विल जस्ट हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट. h डिवाइडेड बाय 2 पाई दे देगा h बार. इसको ऐसे लिखते हैं. h बार क्या है? इसको डिफाइन करते हैं. h डिवाइडेड बाय 2 पाई रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट.
टाइम्स जी डिवाइडेड बाय सी क्यूब्ड अंडर द स्क्वायर रूट। ये आ गई हमारे पास क्या, प्लैंक्स लेंथ। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.62 टाइम्स 10 टू द पावर -35 मीटर्स। ये कितनी छोटी है, ये इतनी छोटी है कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई मीन 1 माइक्रोमीटर, हम उसको भी नहीं इमेजिन कर सकते, हम उसको भी नहीं देख सकते। ये उससे भी कहीं छोटा है। एक जो एटम होता है हाइड्रोजन एटम, वो होता है हाइड्रोजन एटम अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर्स। तो ये देखो, ये उससे भी कितना ज्यादा छोटा है, ये प्लैंक्स लेंथ, ये बहुत ज्यादा छोटी लेंथ है। ओके, तो ये हो गई हमारे पास लेंथ। लास्ट देखो टाइम, टाइम को भी सिमिलरली करो। टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, सी एच जी ए बी सी। सिमिलरली सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट डालो के। अब डालो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग। लेफ्ट हैंड साइड इज m0 l0 t1 और राइट हैंड साइड हो जाएगी k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो इसको निकाल दो। इन तीनों को जब आप लोग करोगे, जैसे मैंने पार्ट ए में दिखाया था जहां मैंने मास निकाला है, प्लैंक्स मास निकाला है टू बी प्रिसाइज, तो ये आता है आपके पास क्या है, m टू द पावर है b माइनस सी l टू द पावर a प्लस 2b प्लस 3c और t की पावर है -a माइनस b माइनस 2c। तो जैसे मैंने पहले किया है बिल्कुल वैसे ही अब आएगा b माइनस सी किसके बराबर, 0 के। अभी आई एम स्किपिंग कपल ऑफ स्टेप्स हियर, जो मैंने आपको इतनी बार दिखा दिए हैं पहले कि आई होप कि आपको अब तक आते हैं। ओके, लास्ट वाला 0 नहीं होगा, ये होगा 1, ठीक है। तो लाइक बिफोर लास्ट वाले दो को कर दो ऐड, आपको मिलेगा b प्लस सी इक्वल्स 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। इन दोनों को करो ऐड, आएगा 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/2। और ये जो ये है b माइनस सी इक्वल 0, दिस गिव्स यू b इज इक्वल टू c। तो हमारा c भी क्या हो गया, 1/2। अब हमें निकालना है a। तो हमारी इक्वेशन थी -a माइनस p माइनस 2c इक्वल्स 1। तो क्या करो, हमें निकालना है a, तो दोनों साइड्स पर ऐड कर दो a, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू गेट रिड ऑफ दिस 1 हियर, तो subtract 1 from both sides। तो क्या हो रहा है, on the left hand side a cancels out and on the right hand side 1's cancel out। हमें क्या मिला, this a is now equal to माइनस b माइनस 2c माइनस 1, ठीक है ना। तो a क्या हो जाएगा, b क्या है 1/2 माइनस 2, c क्या है 1/2, फिर है -1, ठीक है। तो -1/2 -1 ये क्या दे देगा हमारे को, ये देगा -5/2, ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन क्या थी, हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन थी कि टाइम t इज इक्वल टू k टाइम्स c टू द पावर a टाइम्स h टू द पावर b g टू द पावर c। तो ये देगा हमारे को t इज इक्वल टू k क्या है, चलो उसको k ही रहने दो अभी के लिए, एक्चुअली व्हाई नॉट, जो k की वैल्यू होती है 1/2 पाई अंडर द स्क्वायर रूट। c टू द पावर a क्या है -5/2, h टू द पावर b 1/2, g टू द पावर c 1/2। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज h, g को रखो ऊपर, c को लेके आओ नीचे, इसको कर दो 5, ये 2 पाई, सारा का सारा अंडर द स्क्वायर रूट, which is usually written as h times g divided by c to the power 5 और h over 2 pi ये होता है h bar अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये बन गया हमारे पास प्लैंक्स टाइम, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.39 टाइम्स 10 टू द पावर -44 सेकेंड्स। एंड अगेन आई मीन हम लोग इतना छोटा टाइम पीरियड इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये इतना ज़्यादा छोटा है। तो वो लोग करते क्या है एग्जाम्स के अंदर, इन क्वेश्चंस को फेर बदल करके पूछेंगे
उनमें से एक तरीका ये है ऐसे पूछने का। ये देखो, यहां पर मैंने बहुत सारे आंसर चॉइसेस को क्या किया, आपस में मिला दिया है। तो लेट मी राइट दिस डाउन हियर। जगह है मास m, ये होता है c टाइम्स h बार डिवाइडेड बाय g। फिर था l, ये होगा h बार टाइम्स g डिवाइडेड बाय c क्यूब। उसके बाद है हमारे पास टाइम पीरियड t, ये होगा h बार टाइम्स g डिवाइडेड बाय c5। एंड आई वांट टू क्विकली चेक समथिंग हियर, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, सब ठीक है। तो देखो, अब इन आंसर ऑप्शंस में टाइम पीरियड के लिए या फिर टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, ब्लैंक्स टाइम के लिए, नॉट टाइम पीरियड। तो इन जो आंसर चॉइसेस यहाँ पे दी गई हैं इनमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, पर नॉनदलेस आई वांटेड टू शो यू कि अगर आपको टाइम पूछा जाए, ब्लैंक्स टाइम पूछा जाए, उसकी प्रोपोर्शनैलिटीज क्या है तो आप निकाल सकते हैं। तो देख लो, जो टाइम है दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू जी square root, is going to be proportional to square root of h, and it's going to be inversely proportional to किसके, c to the power -5 के स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो अब देखो इनमें से कौन कौन से सही हैं। g स्क्वायर रूट ऑफ g, l इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g, सही है ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं सही यहां पर। l इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ c, देखो नहीं है। L is proportional to G सही है, L is proportional to H सही है, L is proportional to H सही है, L is proportional to C नहीं सही। तो ये जो यहाँ पर 9 चॉइसेस दी गई हैं उनमें से 3 तो गलत हैं जब हम सिर्फ L को ही देखें। अब हम लोग देखेंगे M को। M C के प्रोपोर्शनल है, यस है, ये भी सही है। हाँ, ये लगता है ये 1 और 2 तो सेम ही है, इसको एक ही होना चाहिए था, टाइपो। फिर m is proportional to g, ये गलत है, यहाँ पर ये भी गलत है। m is proportional to h, ये तो सही है, लेकिन पहले वाला l is proportional to square root of c, ये गलत था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। m is proportional to square root of g, गलत है। m is proportional to square root of c, ये सही है। m is proportional to square root of h, ये भी सही है यहाँ पर, और ये वाला भी सही है, m is proportional to square root of c, लेकिन ये वाला गलत था यहाँ पर, l is proportional to square root of c, तो ये गलत निकला। तो ये वाला आंसर, कौन कौन से आंसर चॉइसेस यहाँ पे सही हैं? ये वाला सही था, ये भी सही है, ये भी सही निकला था, और जो सेकंड था और वो तो फर्स्ट के बराबर ही था, तो ये कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। तो L is proportional to G, yes L is proportional to G, and M is proportional to C, yes M is proportional to C, ये गलत है यहाँ पे। L is proportional to H, yes they are all proportional to H, M is proportional to C, L is proportional to H यहाँ पर, and M is proportional to H, ये भी सही है। तो या all of them are proportional to H, mass, length and time तीनों के तीनों H से proportional है, लेकिन H और G फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखा दी हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। होपफुली बाय नाउ यू आर ऑल एक्सपर्ट्स इन इट। इसके अलावा भी किताबें खोलो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं खोलो, और जितनी भी प्रॉब्लम्स दी हैं उनको कर लो। एंड माई रिकमेंडेशन टू यू इज कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम देख करके लगती है यार बहुत तो आसान है, ये तो हो जाएगी, तो थोड़ा सा ट्राई करके देख लो एक तो आसान प्रॉब्लम्स, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन देम, क्योंकि वो ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव नहीं रहेंगी आपके लिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम देख करके लगती है सर खुजलाते हो कि इसको कैसे किया जाए, उसको करो, उसको करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि आपकी ग्रोथ वहाँ से होगी। टाइम उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करो जहाँ से रिटर्न हो रहा है, जहाँ से आपकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का आपकी होगी मुश्किल काम करने से। ऑलराइट, सो होपफुली दिस वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको लगता है ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल है तो हेल्प मी आउट टू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, so that I get motivation to make more and more videos for you. ये मेरी है इवनिंग एंड वीकेंड जॉब। मैं 10-11 घंटे काम करने के बाद घर आती हूँ, उसके बाद आई वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड इट विल बी गुड टू हैव मोटिवेशन टू वर्क। ऑफकोर्स मेरे अंदर इंट्रेंसिक मोटिवेशन तो है ही है, उसके साथ साथ अगर कुछ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन भी आएगी दैट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। ऑलराइट, पढ़ते रहो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, डू नॉट हेजिटेट, आप पूछिए। ऑलराइट, have a good one. Bye bye.